हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 17 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है गगनयान, इसमें सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप सभी जानते हैं गगनयान मिशन, इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच ये जो समझौता चल रहा था, हाल ही में फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं ये भारत के दौरे पर आए थे, जिस दौरान इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है गगनयान मिशन, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसके तहत किसी मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। ये भेजा जाएगा इसरो के द्वारा, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अध्यक्ष है के सिवान। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इस मिशन के तहत एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है और 3 अंतरिक्ष मिशनों के तहत इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, यानी कि निम्न भू कक्षा में भेजा जाएगा। और इन तीनों मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। और इसे भेजने के बाद जो अपना देश भारत है, ये अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत से पहले 3 कौन है? यूएस, रशिया और चाइना। और इस मिशन के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए ये खर्च आएंगे और इसे 2022 तक भेजे जाने की संभावना है। तो ये जो गगनयान मिशन है ये भारत फ्रांस की सहायता से भेजेगा। तो फ्रांस की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसी हुई है। अच्छा, पेरिस में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? तो यूनेस्को का। इसके अलावा दुनिया के 7 अजूबों में शामिल जो एफिल टावर है ये भी स्थित है पेरिस में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी एफिल टावर से भी ऊंचा एक पुल है जो कि भारत में बनने जा रहा है चिनाब नदी पर। और ये कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी है यूरो, यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है पैरानीस पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है जूरा पर्वत, जबकि यूके और फ्रांस के बीच स्थित है डोवर स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल। अब यदि हम भारत के आगामी परियोजनाओं की बात करें जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो चंद्रयान 3 ये भारत कब भेजेगा? देखिए 2021 में तो बोला जा रहा है, लेकिन कोरोना की जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है ये अगले साल तक पोस्टपोन हो सकता है। इसके अलावा जो भारत का शुक्र मिशन है, यानी कि वीनस मिशन, इस पर भी भारत विचार कर रहा है। शुक्रयान मिशन के लिए भारत किस देश की सहायता ले रहा है? तो ये ले रहा है फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर जो कि चर्चे में रहा है, ये कहाँ स्थित है? डूम्सडे ग्लेशियर जो कि स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप में कुछ इस तरफ यदि आप देखेंगे किनारे साइड, तो ये है डूम्सडे ग्लेशियर, जिसे आप थ्वाइट्स ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ये अभी क्यों चर्चे में आया है? तो ये जो ग्लेशियर है ये पिघलने के कारण पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लेशियर ये पिघलते क्यों हैं। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या के कारण ग्लेशियर का पिघलना, असमय बारिश, बाढ़, भूकंप, ये सभी इसी के परिणाम होते हैं। ये जो डूम्सडे ग्लेशियर है इसका जो आकार है ये 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और ये इतना बड़ा ग्लेशियर है जिसमें कि यदि ये ग्लेशियर पिघल जाए तो पूरे विश्व का जो जल स्तर है ये आधा मीटर तक बढ़ा सकता है। और अध्ययन में ये भी पाया गया है कि बीते 30 वर्षों में इस ग्लेशियर में जितनी बर्फ़ है, इस बर्फ़ का भी लगभग 2 गुना मात्रा ये पिघल चुकी है। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो इस ग्लेशियर के पिघलने से प्रतिवर्ष समुद्र जल का जो स्तर है इसमें 4% की वृद्धि हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रतिवर्ष जब समुद्र जल का स्तर 4% बढ़ रहा है तो ये कितना चिंता का विषय है। और ऐसा भी अनुमान है कि ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये आने वाले 200 से 900 वर्षों में पूर्णतः समुद्र में समा जाएगा। तो देखिए, हमें अपने लिए तो बस नहीं सोचना है, जो भावी पीढ़ियां आ रही हैं उनके लिए भी तो सोचना है। ये पूरी तरह से समुद्र में समा जाएगा तो समुद्र जल का स्तर कितना ऊपर जाएगा ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इससे क्या होगा कि विश्व के जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े देश हैं, ये पूरी तरह से समुद्र में समा जाएंगे। और ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये अंटार्कटिका के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यदि ये बचा रहेगा, मतलब कि इसके मौजूद रहते तक इसके पीछे जो ग्लेशियर हैं ये भी समुद्र में आगे बढ़ने से रुक सकेंगे। तो थ्वाइट्स ग्लेशियर पर ये जो खतरा मंडरा रहा है, इसी के कारण इसे डूम्सडे कहा गया है। डूम्सडे का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आखिरी दिन। तो इसके लिए मतलब कि पूरी तरह से पिघलने पर दुनिया में जो खतरा मंडरा रहा है, इसी के लिए वैज्ञानिकों ने
इस ग्लेशियर का नाम दिया है डूम्सडे ग्लेशियर, जिससे कि समुद्र जल का स्तर ये बढ़ सकता है, जो कि मानव जाति के लिए चिंता का विषय है। तो अब ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। वैसे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम कम ही डिस्कस करते हैं, तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसमें किसी भी तरह का मानव निवास देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई व्यक्ति रहते नहीं है। बेसिकली रिसर्च सेंटर यहाँ मौजूद हैं। इसी महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं। ये जो महाद्वीप है ये 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटती है, तो इसका नाम है क्वींस मोड। और अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है? विंसन मैसिफ, जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है माउंट एल्बर्ज। जैसे कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, वैसे ही अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एल्बर्ज। और अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाने वाला जो शीतोष्ण घास का मैदान है, जो कि लाइकेन कहलाता है, और इसकी जो सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है ओनेक्स नदी। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर, जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। अभी फॉरेस्ट टावर ये क्या है? तो ये कुछ इस तरह से है। ये एक तरह का अपार्टमेंट है जहाँ इंसानों को रहने के लिए फ्लैट दिए जाएंगे। ये बहुमंजिला इमारत है। इसकी खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि इसमें झाड़ियों, पत्तियों और लताओं का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि पूरी तरह से ग्रीनरी को ध्यान में रख करके इस अपार्टमेंट को तैयार किया गया है। और यही बनाया गया है बेंगलोर में, जो कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है। नाम है माना फॉरेस्टा। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की, तो बेंगलोर में ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज ये भी दिल्ली में बनाया गया है यमुना नदी पर। गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क बनाया गया है, जबकि गुजरात के ही लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क बनाया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल और उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? तो इसमें टॉप पर रहा है स्वीडन। ये जो इंडेक्स है ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। और ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ये दुनिया के बदलते हालातों पर नज़र रखती है और अपनी कुछ रिपोर्ट जारी करती है। तो इसने ये जो इंटरनेट इंडेक्स रिलीज़ किया है, इसमें टॉप पर है स्वीडन। टॉप 5 कंट्री हैं स्वीडन, यूएसए, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग। अपने देश भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत है 49 स्थान पर। टॉप पर है स्वीडन। तो स्वीडन की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। करेंसी क्या है? तो ये है स्वीडिश क्रोन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री ये किसे कहते हैं, या ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन कंट्री का हिस्सा नहीं है। तो इसमें 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जो कि इसका हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के किनारे ये जो 3 देश आप लोगों को दिख रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यही कहलाती है बाल्कन कंट्रीज़। फिनलैंड के नीचे कुछ यहाँ स्थित है गल्फ ऑफ फिनलैंड। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। अगला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया जाता है असम में। केवल बिहू भी यदि लिखा है तो ये असम से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये 3 अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जब किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं उस दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है, और किसानों के द्वारा अच्छी पैदावार के लिए, मतलब कि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहा जाता है। तो ये त्यौहार रिलेटेड है असम से। असम की यदि हम बात करें तो राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं जस्टिस सुधांशु धुलिया। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो काजीरंगा, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, नामेरी और मानस। इसके अलावा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और ओरंग, ये सभी स्थित है असम में ही। और भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसकी आधारशिला असम के जोगी गोपा में रखी गई है, जबकि भारत का सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि बनाया जाएगा गुजरात में। माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है।
अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने तो 2021 के लिए ये अवार्ड जीता है, जबकि 2020 का ये जो ई पंचायत पुरस्कार है ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है, तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है मुरैना, मध्य प्रदेश। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इन्हीं के द्वारा मधु क्रांति पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये न्यूज़ तो हर जगह चर्चे में है, एक तरह की भविष्यवाणी है जो इस रिपोर्ट में जारी की गई है। ये किसने जारी की है? ये अमेरिका के द्वारा जारी की गई है। अमेरिका का जो नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है, जो यहाँ की खुफिया एजेंसी है, जैसे कि भारत में रॉ है वैसे ही यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, इसने ये एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ये हर 4 साल के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करती है। लास्ट टाइम जब इसने 2017 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इसने भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में एक पैंडेमिक आ सकती है, और आई भी, कोरोना महामारी का हम सामना कर रहे हैं। तो इसके द्वारा ये जो भविष्यवाणी जारी की जाती है काफ़ी सटीक बैठती है, इसलिए इस पर विचार करना तो बनता ही है। अभी इसने जो भविष्यवाणी जारी की है, मतलब कि ये जो रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दक्षिण एशिया में बहुत सारी अस्थिरता देखने को मिलेगी और भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द ही युद्ध देखने को मिल सकता है, और 2025 तक भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन वह उतनी खतरनाक नहीं होगी। मतलब कि छोटी मोटी झड़प देखने को मिलेगी, उतनी हिंसक नहीं होगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आने वाले 2025 में जो पाकिस्तान है, यहाँ भारी पानी की किल्लत देखने को मिलेगी, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सिंधु जल विवाद ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मनमुटाव की स्थिति है ये अभी भी बनी हुई है। अब यदि हम बात करें यूएसए की, हालांकि बीते कुछ दिनों में हम यूएसए से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम इस महाद्वीप से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल करेंसी तो आप सभी जानते हैं, इसकी जो कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, ये बसी हुई है पोटेमेक नदी के किनारे। यहाँ की संसद है कांग्रेस। यूएसए की जो सबसे लंबी नदी है ये है मिसौरी रिवर। हालांकि मिसिसिपी और मिसौरी रिवर ये जाकर के आगे मिल जाती हैं, लेकिन यदि सबसे लंबी यूएसए की पूछा जाए तो ये है मिसौरी नदी। अमेरिका का जो सबसे लंबा पर्वत है ये है रॉकी माउंटेन, और यहाँ के जो घास के मैदान हैं इन्हें प्रेरी कहा जाता है। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में पहला लिखित संविधान ये किस देश का है, तो ये है अमेरिका का। लेकिन यदि पूछा जाए कि विश्व का पहला मौखिक संविधान, तो ये है ब्रिटेन का। इसके अलावा यदि ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, मतलब कि सबसे बड़ा भी है और लिखित भी है, तो ये है अपने देश भारत का मोना लाव ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में ही स्थित है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है नासा, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। हाल ही में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी हाल ही में गुनीत मूंगा को सम्मानित किया गया है। गुनीत मूंगा जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, और ये जो ऑनर है ये फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये दूसरा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ये है सबसे बड़ा ऑनर, जिससे कि 2018 में जो विप्रो के चेयरमैन हैं, मतलब कि भारत की तरफ से अजीम प्रेम जी ये सम्मानित किए गए थे 2018 में। 2019 में इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं किरण कुमार ये सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, विजडन मैगजीन ने 2010 के दशक का यानी कि डिकेड का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है, तो ये चुना गया है विराट कोहली को। विराट कोहली अभी हाल ही में इनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर हुए हैं, और इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अदर कैटेगरी की यदि हम बात करें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ये चुना गया बेन स्टोक्स को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। ध्यान दीजिए, इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, जबकि डिकेड का मतलब कि दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ये विराट कोहली को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ये चुना गया है बेथ मुनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर
जो कि कायरन पोलार्ड को चुना गया है और ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। 74 बाफ्टा पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है नोमैडलैंड फिल्म को। तो यदि हम बात करें बाफ्टा की, बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इस साल का ये जो अवार्ड रहा, ये इसका 74th एडिशन रहा है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार नोमैडलैंड फिल्म ने ही जीता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसने जीता है। बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है एंथनी हॉपकिंस ने। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है फ्रांसिस मैकडोनर ने। जबकि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर कोलेव झाओ ने जीता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।